प्रेमचंद ने चित्रण भी किया है कि जब जब वो अपने पति को देखती है तो उसमें उनको अपने पिता नजर आते हैं। और फिर जो सबसे बड़ा बेटा है वो 20 साल का, निर्मला 19 वर्ष की है और पहली पत्नी का मनसाराम जो है वो 20 साल का है। तो पति तो व्यवसाय से वकील है, तोताराम उम्र में बड़े हैं, केस उनके पक गए, सारा का सारा वर्णन उपन्यास में आ रहा है। तो निर्मला जो है उन्होंने सोचा कि घर पर बैठे बैठे क्या करूँ, समझ नहीं जा रहा है, तो अपने बड़ा जो बेटा है पहले वाली पत्नी का, उस मनसाराम से वो अंग्रेजी सीखती है कि वो कॉलेज कर रहा है। तो जब अंग्रेजी उससे वो सीख रही है तो तोताराम को माँ और बेटे के पवित्र रिश्तों में उनको संदेह पैदा होता है। फलस्वरूप तोताराम ने क्या किया कि मनसाराम जो है उसकी पढ़ाई के लिए उनको हॉस्टल में छोड़ देते हैं और वहाँ मनसाराम के दिल को चोट पहुँचती है और वो विद्यार्थी जो है, वो बड़ा बेटा जो है, वहाँ मर जाता है। दूसरा जो है घर में चोरी करता है, वो भाग जाता है। और तीसरा यानी पूरा परिवार जो है वो तहस नहस हो जाता है। और अंत में तोताराम जो है, वो तोताराम भी हम देखते हैं कि वो भी अपने बच्चे जयराम की शोध में वो निकल आता है, फिर वो मिलता नहीं है और आखिर में तब तक निर्मला एक बच्ची को जन्म भी देती है। और वो छोटी सी जो बच्ची है, उस अपनी छोटी सी बच्ची, उनकी जो एक ननद थी जिसका नाम आया उपन्यास में रुक्मणी, उस रुक्मणी को सौंप देती है और इस जगत से वो भी चली जाती है। और अंतिम जब उसकी क्रिया करने का जब समय आता है तो दाढ़ी बढ़ाई हुई अवस्था में तोताराम वहाँ आता है। और इस प्रकार से एक अनमेल विवाह के कारण, एक दहेज के कारण प्रेमचंद ने आज से 80-85 साल पूर्व दहेज की समस्या को उठाया था। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज़ादी के 64 साल के बाद, प्रेमचंद के इस उपन्यास के 80-85 साल के बाद भी हमारे समाज में आज भी एक भयानक समस्या के रूप में ये दहेज की समस्या आज भी मौजूद है। प्रेमचंद का वो सोचना, प्रेमचंद के उपन्यास की वो समस्याएं, सारे उपन्यास की समस्याएं जो है, प्रेमचंद की ये दहेज वाली समस्या या निर्मला उपन्यास तत्कालीन समय में जितना प्रासंगिक था, विद्यार्थी मित्रों, आज भी यह उपन्यास उतना ही प्रासंगिक है। मेरे आसपास, आपके आसपास, हमारे समाज में ऐसी कितनी युवतियाँ हैं, कितनी युवतियों का एक उनका बहुत बड़ा ख्वाब होता है, उनका स्वप्न होता है, जो पढ़ी भी है, लिखी भी है, सुशील भी है, सुंदर भी है, गुणवान भी है, फिर दहेज नहीं है। और इसी कारण ऐसी बच्चियों की ब्याह किसी बड़ी उम्र वाले के साथ उनकी ब्याह किया जाता है और उसकी ज़िंदगी जो है, उसके अरमान जो है, वो बीच बीच में चूर चूर होकर के नष्ट हो जाते हैं। तो ये दहेज की समस्या का अंजाम क्या आता है? एक युवती के सपने का चूर चूर हो जाना। तो प्रेमचंद जी इसके द्वारा हमें ये कह रहे हैं कि ये दहेज की समस्या जो है एक बहुत भयानक समस्या है। और उस समस्या को उन्होंने उस समय जब उपन्यास में पेश किया था, फिर भी आज हमारे समाज में ये समस्या अभी भी जीवित है। और हम देखते हैं निर्मला तो एक प्रतीक है। दोस्तों, यहाँ जो निर्मला एक प्रतीक के रूप में प्रेमचंद जी ने लिया है, निर्मला जैसी कई युवतियाँ हमारे समाज में हैं जिनके साथ ऐसा व्यवहार भी हो रहा है। मेरे साथ में प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों पर विस्तार से बात करने के लिए HK आर्ट्स कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवारत डॉक्टर गोवर्धन बंजारा बहुत बड़े तेजस्वी हैं। आप उनसे मैं समझता हूँ वाकिफ़ भी हैं। इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि दोस्तों मैं आपके सामने रखूँगा कि करीबन उन्होंने दर्जन भर किताबें तो लिखी है, हमारे पाठ्यक्रम में भी चल रही है। किंतु 1996 के आसपास उस समय में उन्होंने नेट जो हमारे एक बहुत कसौटी की एग्ज़ाम होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे या अध्यापक बनने के लिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो नेट 1996 के आसपास मेरे मित्र ने वो उत्तीर्ण की थी। ये उनकी बहुत बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है। मैंने बोला कि दर्जन भर उनकी किताबें हैं और राष्ट्रीय स्तर पर की जो नामांकित पत्र पत्रिकाएँ हैं वे अक्सर उसमें छपते रहते हैं। मूल राजस्थानी है, फिर भी गुजराती भाषा में भी उनका उतना ही प्रभुत्व है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम हम सब जानते हैं। उनका एक बहुत चर्चित कहानी संग्रह है सलाम। मित्र मेरे राजस्थानी होते हुए, हिंदी प्रदेश के होते हुए भी उन्होंने सलाम नामक चर्चित कहानी संग्रह का हिंदी में अनुवाद भी किया है और दलित साहित्य अकादमी ने इस किताब को अभी प्रकाशित भी किए हैं।
ऐसे वरिष्ठ और साहित्यकार और विद्वजन या विद्वान मैं मेरे मित्र डॉक्टर गोवर्धन बंजारा से अनुरोध कर रहा हूँ कि प्रेमचंद के अन्य उपन्यास, प्रेमचंद के उपन्यास लिखने का दृष्टिकोण, साहित्य के प्रति प्रेमचंद का योगदान क्या है, इस पर वो चर्चा करेंगे। डॉक्टर गोवर्धन बंजारा। विद्यार्थी मित्रों, वैसे डॉक्टर वणकर जी जो है मेरे मित्र है, इसलिए कुछ चढ़ा बढ़ा करके ही मेरा परिचय दिया है। वैसे डॉक्टर साहब ने निर्मला के माध्यम से प्रेमचंद जी के उपन्यास पर प्रकाश डाला और इससे पहले प्रेमचंद जी के पूर्व के जो उपन्यास है उस पर भी आपने चर्चा की। हिंदुस्तान के बाहर जो पहचाना जाता है वो उसकी कला के माध्यम से पहचाना जाता है, कुछ ऐसी इमारतों के माध्यम से पहचाना जाता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे रचनाकार हैं, उनके माध्यम से वो विदेशों में पहचाना जाता है। और ऐसे जो रचनाकार हैं उनमें प्रेमचंद जी एक बहुत बड़े रचनाकार हैं। हिंदुस्तान यानी वो हिंदुस्तान जहाँ प्रेमचंद पैदा हुआ है, हिंदुस्तान वह हिंदुस्तान जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा हुए हैं। एक इतने बड़े रचनाकार पर आज जब बात करने का मौका मिला है, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। प्रेमचंद जी की जो खासियत है या उपन्यास के क्षेत्र में उनकी जो एक महती उपलब्धि है वो ये है कि प्रेमचंद जी जब हिंदी साहित्य में पदार्पण करते हैं, इससे पहले हिंदी उपन्यास जो है वो तिलस्मी या जासूसी प्रकार के या अय्यारी प्रकार के वो उपन्यास लिखे जा रहे थे। पूरा का पूरा हिंदी पाठक या हिंदी जो वाचक वर्ग है वो इस प्रकार के मनोरंजनकारी उपन्यासकार पढ़ने के आदी हो गए थे। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि चंद्रकांता संतति जब छपा तो उसको पढ़ने के लिए हिंदी तरभाषी जो लोग हैं उन्होंने उस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। तो हम सोच सकते हैं कि प्रेमचंद जी से पूर्व का जो उपन्यास साहित्य है वो इतना मनोरंजनकारी था, इतना, और उसमें उसका जो विषय था वो तिलस्मी या जादुई प्रकार का उसमें विषय वस्तु या उसका कथ्य था। लेकिन प्रेमचंद जी जब आते हैं उपन्यास साहित्य में तो वे सबसे बड़ा काम अगर कुछ करते हैं तो वो ये करते हैं कि हिंदी का एक बहुत बड़ा जो पाठक वर्ग है उस पाठक वर्ग की रुचि का परिष्कार करना। पूरा का पूरा एक पाठक वर्ग जो है वो ऐसे मनोरंजनकारी उपन्यास पढ़ने के लिए वो आदी हो चुके हैं। उनकी जो स्वभाव है उनका जो शौक हो गया है इस प्रकार के उपन्यास पढ़ने का, उससे हटा करके उनकी रुचि का पूरा परिष्कार करना और ज़मीन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं हमारे समाज की। प्रेमचंद जी देखते हैं कि समाज के अंदर बेमेल विवाह के कारण किसी युवती का जीवन जो है वो इतना नारकीय होता जा रहा है कि उसकी ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी ओर दहेज की समस्या जो है वो मुंह बाए खड़ी हुई है। इसी प्रकार गांव में किसान जो है वो कर्ज के दलदल में इस तरह से फंसा हुआ है कि वो कर्ज के साथ जन्म लेता है और कर्ज अपने संतानों को विरासत में सौंप करके चल बसता है। इसी प्रकार उपनिवेशवाद की समस्या है, दलितों की समस्या है, छुआछूत की समस्या है, ऊंच नीच के भेदभाव की समस्या है, मंदिर प्रवेश की समस्याएं हैं, गरीबी की समस्याएं हैं, बेकारी की समस्याएं हैं। हिंदुस्तान उस समय गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो देश को आज़ाद होने का एक जो सपना है उस परतंत्रता की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां हम अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। अपने ही देश में हम बेगानों से स्थिति में जी रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं के रहते हुए हम केवल मनोरंजन में डूबे रहें तो ये प्रेमचंद जी को गंवारा नहीं था। अतः प्रेमचंद जी ने सबसे पहले ये काम किया कि वो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के उपन्यास लेखन शुरू किया।
और उसमें सबसे पहले उनका उपन्यास आता है गोदान, सेवा सदन, माफ़ कीजिएगा। और सेवा सदन में वो समस्या लेकर के आते हैं वेश्याओं की। मित्रों, ये वेश्याएं कौन है? तो ये हमारे ही समाज की हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं। और क्या वे अपने शौक़ से उस व्यवसाय में जाती है? वे खुशी खुशी उस व्यवसाय को स्वीकार करती है? कतई नहीं। इन युवतियों को किसी तरह से बहला फुसला करके या जबरन इस व्यवसाय में धकेल दिया जाता है और फिर वे मजबूर हो जाती है इस प्रकार की नारकीय यंत्रणा को झेलने के लिए। तो वे सेवा सदन में वेश्या समस्या को हमारे सामने उजागर करते हैं। इसी प्रकार उनके अन्य जो तमाम उपन्यास हैं उनमें भी वो हमारे देश में व्याप्त किसी न किसी समस्या को वो उठाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि प्रेमचंद जी का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है उपन्यास में, वो है उस समय के वाचकों की रुचि का परिष्कार करना, जैसा कि ग्रीक साहित्य में प्लेटो ने किया था। प्लेटो जब ऐसा कहते हैं कि कवियों को देश निकाला दे देना चाहिए और उनके द्वारा लिखा हुआ समग्र जो साहित्य है उसको जला करके खाक कर देना चाहिए, वो ऐसा इसलिए वो कहते थे, हालांकि वो साहित्य के वे विरोधी नहीं थे, वो साहित्य के दुश्मन नहीं थे, लेकिन प्लेटो अपने समय में देख रहे थे कि पूरा का पूरा जो समाज है और विशेषकर जो युवा वर्ग है वो इस प्रकार का साहित्य पढ़ कर के वो दिग्भ्रमित हो रहा है। आगे चल कर के उनका भविष्य प्लेटो को धुंधला नज़र आ रहा था, और न केवल उन युवाओं का बल्कि अपने पूरे यूनान का जो भविष्य उनको अंधकारमय नज़र आ रहा था। और वो ये देख रहे थे कि साहित्य ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसके ज़रिए हम इस युग की पूरी पीढ़ी को, हम उनके मानस को परिष्कृत कर सकते हैं, जिससे आने वाले भविष्य की नींव जो है वो सुदृढ़ हम रख सकें। और यही काम प्रेमचंद जी ने हमारे यहाँ भारत में किया। अब दूसरी जो बात है वो है प्रेमचंद जी का अनुभव जगत। मित्रों, प्रेमचंद जी का अनुभव जगत इतना विस्तृत और इतना व्यापक है, उन्होंने बहुत कुछ अपनी आँखों से देखा और स्वयं उन्होंने भोगा भी। वो एक ऐसे अनुभवों से लबालब भरा हुआ उनका व्यक्तित्व था और बहुत बड़े चिंतक थे। यही कारण है कि वो तत्कालीन भारत में व्याप्त तमाम समस्याओं को और तमाम प्रकार के जो चरित्र हैं वो अपने उपन्यास में ला सके। जैसे कि अभी मैंने उल्लेख किया कि वे सेवा सदन में वेश्याओं की समस्या लेकर के हमारे सामने आते हैं, तो गबन में जो है वो बाह्य दिखावा और स्त्रियों की जो आभूषण प्रियता है उसको वो हमारे सामने लेकर के आते हैं। ये गबन उपन्यास है, आप देख सकते हैं। गबन में वो यानी आभूषण प्रियता को हमारे सामने रखते हैं और जालपा जैसा एक यादगार चरित्र हमारे सामने वो रखते हैं। इसके अलावा उनका जो प्रेमाश्रम उपन्यास है, प्रेमाश्रम उपन्यास में भी वे गाँव के जो जमींदार और किसानों का संघर्ष है उसको वो हमारे सामने लाते हैं। रंगभूमि जो उपन्यास है उसमें एक दलित युवक को नायक बनाते हैं और उपनिवेशवाद की समस्या को हमारे सामने लेकर के आते हैं। इसी प्रकार उनका एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान। ये गोदान जो है प्रेमचंद जी की उपन्यास कला का वो चरमोत्कर्ष है और उसमें वो भारतीय कृषक जीवन की त्रासदी को जो है हमारे सामने लेकर आते हैं। ये गोदान उपन्यास मैं आपके सामने यहाँ रखने जा रहा हूँ। आप देखिए, ये प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस प्रकार ये गोदान उपन्यास जो है उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। और अब मैं बात करूँ प्रेमचंद जी की उपन्यास सृष्टि पर, तो प्रेमचंद जी की जो उपन्यास सृष्टि है उसमें भी इतना वैविध्य भरा हुआ है कि आप देखिए,
स्त्री पात्र उनके उपन्यासों में विपुल मात्रा में और बड़ी तेजस्वी नारी चरित्र प्रेमचंद जी के उपन्यासों में हमें मिलते हैं। धनिया अपने आप में एक बहुत बड़ा तेजस्वी और बहुत ही, जिसे हम तीखी मिर्ची कह सकते हैं, ऐसा एक विद्रोही चरित्र वो यानी प्रेमचंद जी ने हमें दिया है। इसके अलावा आप देखिए नारी चरित्र, पुरुष चरित्र, वृद्ध चरित्र, अवस्था की दृष्टि से देखिए आप बाल चरित्र, फिर वर्गीय चरित्र की दृष्टि से देखें तो सामंत, जमींदार चरित्र, पूंजीपति वर्ग, और दूसरी ओर जो है किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, दलित वर्ग, सवर्ण वर्ग, आप तमाम प्रकार के चरित्र जो है वो प्रेमचंद जी के उपन्यासों की एक महती उपलब्धि है। और मित्रों, इन चरित्रों के चरित्रांकन में प्रेमचंद जी उनके बहुत गहरे उतरते हैं और ऐसा लगता है कि वो जैसे वो गोदान में होरी का चरित्र कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं ये होरी के रूप में प्रेमचंद जी ही हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, या प्रेमचंद जी के रूप में होरी हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। ये जो पात्रों का विलीनीकरण है, यानी लेखक जो है वो किस तरह से परकाया प्रवेश करके अपनी बात को उस रूप में हमारे सामने रखता है कि वो उस समस्या से हम एकदम अभिभूत हो जाते हैं, उस चरित्र से हम अभिभूत हो जाते हैं और उसके होने में हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। वो हमें ऐसे जिंदा और ऐसे प्रामाणिक चरित्र लगते हैं कि जैसे वो कहीं ना कहीं हमारा परिचित हो, वो हमारे आसपास में रहने वाला कोई ऐसा हमारा परिचित व्यक्ति हो, हमारा स्नेही हो, या हमारे ही घर का कोई एक सदस्य हो जिसे हम जानते हो। ऐसे चिर परिचित उनकी ये चरित्र सृष्टि है। आप गोदान की धनिया देखिए, गोदान का होरी देखिए, गोबर देखिए, इसी प्रकार गबन उपन्यास की जालपा हो, चाहे गबन उपन्यास का रमानाथ हो, रंगभूमि का वो सूरदास जो दलित चरित्र है वो हो, ये सब के सब प्रेमचंद जी के उपन्यास साहित्य की एक अनुपम उपलब्धि है और यादगार चरित्र हैं। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा प्रेमचंद जी की भाषा पर। प्रेमचंद जी जो है वो किस प्रकार जो अन्य उपन्यासकार हैं उनसे 2 कदम और कैसे आगे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रेमचंद ने अपना लेखन मूल रूप से उर्दू में शुरू किया था। इससे वो उर्दू की एक पूरी तहजीब के साथ में हिंदी लेखन के लिए प्रवृत्त हुए थे। इससे हिंदी